जैसा कि आप लोगों ने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के जेनेटिक मटेरियल के बारे में एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन। इस एक्सपेरिमेंट को आपने ग्रिफिथ में पढ़ा था, ग्रिफिथ के थ्रू। दूसरा एवरी मैक्लियोड मैककार्टी का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला, जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स को एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसके बाद हर्शी एंड चेस का। लेकिन एक सवाल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है वाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल इन द लिविंग वर्ल्ड। वायरसेस को छोड़कर किसी में भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए के अलावा कोई और नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो ये क्वेश्चन जो है एज ए फैक्ट बेस्ड होता है। जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये एनसीईआरटी में दिया गया है। 12th एनसीईआरटी का ये बेसिक्स है, थोड़ा सा है, 5 मिनट का। आप इसको अगर समझ लेंगे तो इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि पहला जो फीचर होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल का वो है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। ये रेप्लिका बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो 3 कंटेंट दिए गए, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है वो अपनी रेप्लिका नहीं बना सकती, लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए से डीएनए का बनना, दैट इज़ कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, और आरएनए से डीएनए का बनना, दैट इज़ कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बच्चे नहीं जानते। और डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये पहले तो तीनों फॉर्म समझनी है आपको। उसके बाद आता है कि पहला इट शुड बी एबल टू जनरेट रेप्लिका। तो अब प्रोटीन कट हो जाता है यहाँ से कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है, क्योंकि अपनी ये रेप्लिका फॉर्म नहीं बना सकता, अपने ऐसी कॉपी को क्रिएट नहीं कर सकता। दूसरा आता है इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। अब देखिए यहाँ स्टेबल केमिकली स्ट्रक्चरली का मतलब ये है कि एज, ऑर्गन या टिश्यू, ठीक है, एंड डिफरेंट इन्वायरमेंटल फॉर्म्स में ये स्टेबल होना चाहिए। आपको याद होगा कि ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था R2 और S3 बैक्टीरिया पर, और जब S3 बैक्टीरिया को उन्होंने हीट किया था, तो हीट करने के बाद भी S3 बैक्टीरिया का जो बाहर का कैप्सूल था वो तो डिस्टर्ब हो गया, पैथोजेनिक पावर, लेकिन जो अंदर का जो मटेरियल था, अंदर का जो डीएनए था, वो इंटेक्ट बना रहा, यानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। और उसके बाद जब इन दोनों को R2 और हीट किल्ड S3 को एक साथ इंजेक्ट किया गया चूहे में, तो चूहे मर गए, उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि S3 का जो डीएनए था, इसने R2 को में एब्जॉर्बेंस हुआ इसका, और इस R2 की फॉर्म बदल गई और ये S3 में कन्वर्ट हो गया, फंक्शनली S3। तो दूसरा ये जो चीज़ है कि ये केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो डीएनए में ये क्वालिटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आरएनए में 2 चीज़ें इसको ख़राब करती हैं। पहला तो ये है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, तो ये कहीं से भी इसमें म्यूटेशन हो सकता ही नहीं, इसमें कहीं भी चेंजेस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आरएनए में शुगर पाई जाती है, राइबोज के जो सेकंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पाँचवा, ये कार्बन है। तो सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और OH ग्रुप हाईली रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने की वजह से ये किसी से भी रिएक्शन करके चेंज हो सकता है, और चेंज हो जाता है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये ऐसा होता है, स्टेबल नहीं रहता है, मोर स्टेबल होना चाहिए, ये ब्रेक भी कर सकता है, ये म्यूटेट भी हो सकता है फास्ट। तो डीएनए और आरएनए में डीएनए प्रेफर्ड होगा, डीएनए में ये चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़ है डीएनए सबसे ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू आरएनए। दूसरा है स्लो चेंजेस। जैसा कि मैंने बताया, म्यूटेशन जो होते हैं डीएनए में तेज़ी के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, और एक तरीके से ये बीच बीच में इसके नाइट्रोजन बेस इस तरीके से बने हुए कि उनके हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये एक तरीके से केमिकली इनर्ट हो जाता है। बाकी चीज़ जो इसको इम्पोर्टेंट बनाती है वो इसके अंदर यूरेसिल की जगह मिथाइल ग्रुप वाला 5 मिथाइल यूरेसिल होता है, जिसको थायमीन कहते हैं। थायमीन एक की प्रॉपर्टी होती है कि म्यूटेशन यूरेसिल के कंपैरिजन में इसमें म्यूटेशन नहीं हो सकता, कि 5th ग्रुप जो होता है वो रिएक्टिव नहीं होता, उस पर ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है।
तो म्यूटेशन जो रेट है डीएनए का वो कम होता है और आरएनए का बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत फास्ट म्यूटेट करते हैं, वो बहुत एक साथ मतलब जो है म्यूटेट करने के बाद बहुत घातक भी हो सकते हैं और हो सकता है बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाए। जैसे कि अभी कोरोना वायरस जो आया था उसमें म्यूटेशन फास्ट हुए, इसलिए धीमे धीमे उसकी जो लिथलिटी थी वो ख़त्म हो गई, कहीं किसी तरीके से म्यूटेशन से वो लिथल भी हुआ था। तो यहाँ पर ये चीज़ ये है कि डीएनए इज मोर स्टेबल एंड डीएनए में म्यूटेशन जो रेट है वो स्लो है, डीएनए का म्यूटेशन रेट स्लो है इन कंपैरिजन टू आरएनए, इसलिए डीएनए मोस्ट प्रेफरेबल जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट है शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो मेंडेलियन कैरेक्टर फॉर्म में स्टेबल होना चाहिए, एक्सप्रेस भी होना चाहिए। तो आप ये याद रखें मेंडेलियन कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से बनती है प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस की जितनी भी मशीनरी है वो सब आरएनए के अराउंड है, आरएनए उसमें मीडिएटर होगा, डीएनए डायरेक्ट जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा, इसको आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। सेंट्रल डॉगमा यानी सेंट्रल प्रिंसिपल, डॉगमा मीन्स प्रिंसिपल होता है, डॉगमा मीन्स प्रिंसिपल, यानी कि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक सिद्धांत है कि पहले इन्फॉर्मेशन जो होगी वो डीएनए से आरएनए पर जाएगी और आरएनए उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रोटीन को बनाएगा। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस इन डीएनए एंड दिस विल ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसक्राइब, यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन होगा तब ये आरएनए फॉर्म में जाएगी और आरएनए के बाद ये प्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसलेशन होगा। जैसे कि राम घर जाता है या प्रेस घर में, सपोज करिए प्रेस घर में ये एक मैसेज है और इसको हम कोड लैंग्वेज करते हैं 1 2 3, है ना। तो कभी आपको अगर ये कोड लैंग्वेज आती होगी तो ये 1 2 3, ठीक वैसे ही इसमें जो नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस है ATGC, ये सीक्वेंस यहाँ पर कन्वर्ट होगा AUGC में और उसके बाद इस AUGC के हिसाब से प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं 20 अमीनो एसिड्स, उनके 64 टाइप के कोड बनते हैं, जिनमें 3 कोडॉन को निकाल दें जो स्टॉप कोड होते हैं, उनको छोड़कर 61 कोडॉन जो होते हैं वो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स को सीक्वेंस करते हैं। तो अगर हम किसी डीएनए की कोई लैंग्वेज लिखी हुई है इन द कोड लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ATGC, CCC, GGG और TTT, तो जाहिर सी बात है कि इसका डीएनए का दूसरा जो धागा होगा उसका होगा TA, यहाँ पर CG, C के सामने आ जाएगा GGG और G के सामने आ जाएगा CCC और T के सामने आ जाएगा AAA। और जब हम कोड इसका बदलेंगे यानी आरएनए, अगर ये मान लीजिए ये धागा टेम्पलेट की तरीके से वर्क करेगा और इस पर आरएनए बनता है, तो इस कंडीशन में इस पर कोड बनेगा, T के सामने आएगा A और A के सामने आएगा U, C के सामने आएगा G और G के सामने आएगा C, यहाँ पर आएगा CCC, यहाँ पर आएगा GGG और यहाँ पर आएगा UUU। अब देखिए यहाँ पर जो डीएनए का है TTT वो कन्वर्ट हुआ UUU में। देखिए ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ये 5' to 3' होता है और ये 3' to 5' होता है। इस पर ये सीक्वेंस बनेगा 5' to 3', ये धागा बनेगा। तो अब देखेंगे अगर हम, तो ये जो सीक्वेंस है ये कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस जस्ट एज कॉपी उतर के आता है इसका, और जो टेम्पलेट होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि ये चारों क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल में वो डीएनए में है, आरएनए में नहीं है। फिर भी आरएनए कुछ में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, क्योंकि आरएनए 2 टाइप का होता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। आरएनए 2 टाइप का होता है, जैसे कि आरएनए में एक आरएनए होता है जेनेटिक आरएनए और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। कोई बता सकता है नॉन जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए? जेनेटिक आरएनए होता है वो जो करैक्टर को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जैसे वायरसेस। और नॉन जेनेटिक आरएनए वो होता है जो डीएनए से ट्रांसक्राइब होता है और आरएनए बनने के बाद ये ट्रांसलेट होता है। और ट्रांसलेट किस फॉर्म में होता है? ट्रांसलेट होता है प्रोटीन की फॉर्म में, जैसा कि मेंडल ने बताया था। ठीक है ना। तो फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस होने की पावर होना चाहिए। तो आरएनए डीएनए दोनों ही पावर है, लेकिन डीएनए जो है वो आरएनए बनाएगा और आरएनए फिर प्रोटीन बनाएगा। तो डीएनए से आरएनए बनना दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। अब ये आरएनए जो होते हैं ये होते हैं 3 टाइप के। एक होता है mRNA, आल्सो कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए। ये सारे के सारे आरएनए डीएनए से ट्रांसक्राइब होते हैं, ये याद रखना है। ये टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आल्सो कॉल्ड एज सॉल्युबल आरएनए, ये सबसे छोटा आरएनए होता है। और
नेक्स्ट होता है राइबोसोमल आरएनए, पूरी सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आरएनए है और ये राइबोसोम्स में पाया जाता है, राइबोसोम्स की प्रोटीन के साथ पाया जाता है। एंड आल्सो इनमें से कुछ आरएनए ऐसे भी होते हैं जो राइबोजाइम की तरीके से वर्क करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको देखते रहें। और A to Z बायोलॉजी में ऐसे और भी अमेजिंग फैक्ट हैं जो आपको बताएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखते रहिए A to Z, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे आने वाले वीडियोज़ में इनको हम और डिटेल में समझाएंगे।